नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड इन इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। इस बैंक के ऊपर दोस्तों मैंने पिछले कई सारे वीडियोस बनाए हैं और हर वीडियो से मैंने जो लेटेस्ट अपडेट है वो देने का ट्राई किया। तो इस वीडियोस में क्या लेटेस्ट अपडेट हमको नजर आ रहा है वो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कि हम लोग का जो आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल करेंसी जो लॉन्च किया गया है, सीबीडीसी जिसका नाम है, उसने कुछ बैंकों के साथ पार्टनरशिप किया, जिसमें आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी एक लीडिंग बैंक है जो कि इस चीज़ में पार्टनरशिप कर रही है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ई रुपीस आखिर है क्या। तो दोस्तों बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ये था कि जब यूपीआई है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब हो ही रहा है, तो इस ई रुपीस का क्या काम है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जब आप यूपीआई से जो पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उस पर आपको बैंक इन्वॉल्व होती है और जो हम लोग की जो करेंसी है वो टोटली सेंट्रलाइज्ड है, यानी कोई उसको एक जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है वो फुल्ली कंट्रोल करता है। लेकिन ई रुपीस में क्या होगा, जिस तरीके से हम कैश अपने पर्स में लेके आते हैं, एक बार हमने कैश कहीं से बैंक से निकाला, कहीं से भी निकाला, उसके बाद हम कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका ट्रैक जो होता है, जो ट्रैकिंग जो करते हैं, वो आपका बैंक के पास का कोई ट्रैक नहीं होता कि अपने वो पैसा किसको दिया। ठीक उसी तरीके से ई रुपीज़ भी आपका जो कैश है वो डिजिटल फॉर्म में रहेगा, यानी आप अपने वॉलेट में लोड करेंगे, जैसे पेटीएम में लोड करते हैं वैसे ही वॉलेट में लोड करेंगे और आप आदमी को आदमी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैश की तरह, जो कि एनोनिमस होगा, यानी कि बैंकों को या फिर आरबीआई को पता नहीं चला कि किसने कितने पैसे दिए। तो बस इतना समझ लीजिए कि कैश है लेकिन आप इसको डिजिटल रख रहे हैं। इसमें आपको बैंक का जब आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो बैंक इसमें इंटरमीडिएटरी नहीं रहेगा, आप डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्लस ये काफ़ी सिक्योर है क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, जिसके ऊपर क्रिप्टो के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी पे ये क्रिप्टो की तरह ही मान सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बैकिंग सरकार का भी रहेगा। तो ये जो फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है कि हम रुपीज़ को यूपीआई से ज़्यादा हम ई रुपीज़ में यूज़ करने लग जाए। जिस तरीके से कैश यूज़ करते हैं ठीक उसी तरीके से हम ई रुपीज़ को यूज़ करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से डेवलप होता है और ये कैसे बैंक को प्रॉफिटेबल बनाता है। तो ये तो अभी पायलट प्रोजेक्ट में है, यानी अभी सबको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जो आईडीएफसी फर्स्ट के एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और इस ई रुपीज़ को यूज़ करके देख सकते हैं कैसा है। तो मुझे तो काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या ये चीज़ जो नया ई रुपीज़ का जो सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, क्या ये आपको एक्साइटिंग लगता है? आपको क्या लगता है ये इंडिया में काम करेगा या इंडिया में कैश ही चलेगा? और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, हम देख लेते हैं। ओके, तो पिछले कुछ क्वार्टर में या पिछले कुछ एक साल में अगर मैं कहूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। तो एक बार जल्दी से हम लोग इसका जो परफॉर्मेंस है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने क्वार्टरली रिजल्ट निकाल लिया। ये पिछले 5 क्वार्टर का हमको नज़र आ रहा है, सितंबर 2021 से सितंबर 2022 का। 5 क्वार्टर मतलब कि 1 साल और 1 क्वार्टर को एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो लास्ट ईयर में, मतलब लास्ट क्वार्टर में जो पिछले साल का था, उसमें इनका इंटरेस्ट अर्न था 4000। फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 4400 हुआ, फिर 4533, फिर 4900 और उसके बाद अभी आपका 5469 करोड़ हो चुका है। यानी हम देख रहे हैं कि लगातार इस बैंक का इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है। यानी क्या हो रहा है, ये जो है अच्छे अच्छे लोन्स ये ज़्यादा बांट पा रही है, या ये इनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। वहीं पे अगर हम देखें टोटल प्रोविजंस, यानी कितना पैसा इनको लगता है कि इनको डूबने वाला है, तो अगर देखें तो स्टार्टिंग में 400 करोड़ था, फिर 391 करोड़ हुआ, फिर 369, 307 और फिर 424 करोड़। तो दोस्तों हम लोग को दिख रहा है कि कंटिन्यूसली प्रोविजंस बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपको अगेन 424 बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन हमें ये भी देखना है कि इनका जो इंटरेस्ट अर्नड है वो भी बहुत बढ़ गया है। ये लोन बुक काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए प्रोविजन अगर उस कंपेरिजन में देखिए तो उतना नहीं बढ़ा है। एक्चुअली अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कम ही होगा। अब हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट दोस्तों 151 करोड़ से 555 करोड़ हो गया, लगभग 4 गुना से ज़्यादा ही है। हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। नेट एनपी अगर देखें तो पिछले साल 2% था, 1.7%, 1.74%, 1.5%, 1.3% और अब 1.09% हो चुका है। और बैंक का कहना ये है कि अगले क्वार्टर तक, यानी जो जनवरी में जो रिजल्ट आने वाला है उसमें ये लोग नेट एनपी जो होगा वो 1% के नीचे हो जाएगा और ग्रॉस जो है ये इनका 2 के आसपास रहेगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि ग्रॉस एनपीए पिछले साल 4% का था, जो कि बहुत ही हाई था। और हमें पता है ये सब हम प्रॉब्लम हुआ था जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो लोन थे उनकी वजह से और कुछ कॉर्पोरेट बैंकिंग की वजह से भी खराब हुआ था। अब वही आपका जो ग्रॉस एनपीए है वो 3.18% है, जो कि धीरे धीरे रिड्यूस होकर 2 से नीचे आ जाएगी। रिटर्न ऑन एसेट अगर देखें तो 0.35 से अभी 1.07 हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है इन लोग का। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि कंपनी जो है एकदम बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड पे है, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है और इसी ग्रोथ की वजह से हमको इसका चार्ट में भी नज़र आता है वो ग्रोथ, इसके शेयर प्राइस में भी हमको वो ग्रोथ नज़र आता है। आप देख सकते हैं कि इसने अपने जो लो बनाया था
जो कि इसने जून क्वार्टर में बनाया होगा। तो जून से अगर अभी तक का इसका हाई देखिए तो इसने 102% ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, यानी इसने ऑलरेडी सिर्फ 6 महीने में इसने लगभग का पैसा डबल कर दिया है। अब एक बार देख लेते हैं कि इसको इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। 2018 से हमने देखा है कि ये स्टॉक उतना अच्छा खासा कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। उसका कारण भी दिखाता हूँ किस लिए। यहाँ पे देखिए प्रमोटर होल्डिंग 36% से अभी भी 36% है, एकदम फ्लैट है, कुछ भी इंक्रीज नहीं है ना डिक्रीज है। म्यूचुअल फंड्स को अगर देखें तो उनका तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3% से 5% हुआ, फिर 4% पे है, यानी उन लोग का बस हल्का फुल्का ऊपर नीचे, बाकी नॉर्मल ही है। अगर मैं यहाँ पे अदर डी का देखें तो उन्होंने भी 8% से 5% किया है, उतना ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, अगर डिटेल में देखूँ तो पिछले साल के जून क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनी का जो होल्डिंग था वो 0.45% था, लेकिन वही अभी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज का 5% हो गया है। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली किसी भी बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक में पैसा नहीं लगाती, क्योंकि उन्हें क्लेम सेटलमेंट के लिए पैसा देना पड़ता है। तो जब भी वो लोगों को लगता है कि ये कंपनी सेफ है, स्टॉक सेफ है, तभी वो पैसा इतना इन्वेस्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज का जो इंटरेस्ट है IDFC फर्स्ट बैंक में बन रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम FIs को देखें तो हम देख सकते हैं पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली वो लोग अपना शेयर होल्डिंग कम कर रहे थे, लेकिन पिछले क्वार्टर में बहुत ही अच्छा खासा उन्होंने अपना इंक्रीज़ किया है। देख सकते हैं 10% से सीधा 19% आ गया, यानी कि 9% का उन्होंने इंक्रीज़ किया, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब एक बार देख लेते हैं कि जो 9% इन्होंने इंक्रीज़ किया ये किससे लिया। तो ऊपर जिनका भी था उनका सबका फ्लैट रहा, 1-2% ऊपर नीचे है। तो ये सारा का सारा माल बेचा किसने? ये सारा का सारा माल बेचा है रिटेल इन्वेस्टर्स ने। हम देख सकते हैं 42 से 34 सीधा आपका 8% कम गया। तो हमें दिख रहा है कि रिटेलर से माल लिया जा रहा है और FIs खरीद रहे हैं, और इसी की वजह से हमको चार्ट में भी दिख रहा है कि जो इसका ग्राफ है काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया। तो हर बार ऐसा ही होता है, जब भी कंपनी का बस हल्ला गुल्ला चल रहा होता है कि कंपनी अच्छा है, तब हम लोग बस न्यूज़ सुन के आ जाते हैं, और जब कंपनी अच्छा एक्चुअल में परफॉर्म करना स्टार्ट करती है तब हम हल्का सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ, यह स्टॉक डबल हुआ, हम यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन इस स्टॉक का अगर ध्यान से देखा जाए तो इस स्टॉक में और भी ज़्यादा आगे बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि बहुत ही हाईली ये जो कंपनी है बहुत ही नए प्रोडक्ट्स लेते आ रही है, नए तरीके के लोन्स दे रही है, नए सेक्टर्स में जा रही है। तो इसमें ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसका मार्केट कैप देखूँ तो इसका मार्केट कैप सिर्फ 36,000 करोड़ का है। दोस्तों अगर नॉर्मल बैंक का देखें जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो उनका मार्केट कैप 3-3 लाख 4-4 लाख का है। तो अगर मैं इसको 3 लाख का भी मान के चलूँ तो इसमें आराम से 10 गुना का हमको ग्रोथ मिलने वाला है। या अब 10 गुना का भी छोड़ दीजिए, अगर मैं सिंपल इसको 1 लाख करोड़ का भी मान के चलूँ, अगर ये फ्यूचर में ग्रो करती है तो कम से कम 3 गुना तो हमको ऐसी रखा हुआ मिल रहा है प्लेट में। तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं इसको ऑलरेडी, तो अभी इसको प्रॉफिट बुकिंग मत कीजिए, कम से कम दुगना होने के बाद अपना पैसा 50% निकालिए और बाकी इसमें छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। मैं तो पर्सनली इसमें जब मेरा 3 गुना पैसा बन जाएगा उसके बाद मैं अपना कैपिटल निकाल लूँगा और बाकी को मैं छोड़ दूंगा लंबे समय के लिए। तो बस यही मेरा व्यूज़ था IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही अपडेट पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग से कोई चीज़ अपडेट मिस ना हो। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।